ओके गाइस, सो वेलकम अगेन। इस लेक्चर के अंदर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के केस स्टडीज देखने वाले हैं। वैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में केस स्टडीज ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम डायरेक्ट सवाल ही है, तो सभी डायरेक्ट सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ केस स्टडीज को रेफर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, सो यार आपको समझा पाऊँ। ये लेक्चर देखने के पहले इट इज कंपलसरी कि आप कॉन्ट्रैक्ट का केस स्टडीज का लेक्चर देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने किस तरीके से केस स्टडी सॉल्व होनी चाहिए इसका पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग दिया है। तो ये चीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। होल्ड। कॉन्ट्रैक्ट का अगर केस स्टडी का लेक्चर आपने नहीं देखा तो ये केस स्टडी लेक्चर मत देखिए, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का केस स्टडी लेक्चर देखने के बाद ही ये लेक्चर देखना है, उसके सिवा आपका लेक्चर किसी भी काम में नहीं आएगा, ठीक है। सो डायरेक्ट सवाल हम छोड़ रहे हैं जो आप खुद पढ़ सकते हो। मैं यहां पे कवर अप कर रहा हूं सिर्फ केस स्टडी वाले एरियाज, ठीक है। चलो लेट्स गो। ओके, राम कंसल्ट्स श्याम अ मोटरसाइकिल। अब ये केस स्टडी है पेज नंबर 2.4 पे, 2.4 का केस स्टडी है। आ जाइए सब जन। राम कंसल्ट्स श्याम अ मोटरसाइकिल डीलर फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। Shyam suggests Maruti and Ram accordingly buys it for the Shyam. The car turns out to be unfit for touring purpose. राम ने श्याम की कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा किया, उसको बोला मुझे टूरिंग पर्पस के लिए मोटरसाइकिल चाहिए या कार चाहिए, और श्याम ने बोला ये मारुति लेके जाओ टूरिंग पर्पस के लिए बेस्ट है, पर बाद में वो कार अनफिट निकली। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो सकता है? ऑब्वियसली जब बायर सेलर के विजडम के ऊपर बिलीव करता है कि ये चीज इसी काम के लिए यूज की जाएगी और वो उस काम के लिए यूज नहीं होती है, तो इस सेलर की लायबिलिटी होती है और कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? तो देखो आप पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बोला था किस तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं। अ स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड विच आर सब्जेक्ट देयरफॉर मे बी कंडीशन और वारंटी। क्वेश्चन है कंडीशन और वारंटी का। अ कंडीशन इज स्टिपुलेटेड एसेंशियल। कंडीशन ही हमेशा स्टिपुलेटेड होता है कि मेरे को ये चीज इतने तक की चाहिए और ऐसी ही चाहिए। मैंने अगर कोई कार ली और मैंने बोला मेरे को ये कार कम से कम 250 किलोमीटर तक चलनी चाहिए, और वो अगर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चली, तो इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, मैं कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकता हूं। अ वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस। ये स्टिपुलेशन है मेन पर्पस को कोलैटरल। क्लास के अंदर हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अभी केस स्टडी में बहुत ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर लेना पॉसिबल नहीं होगा, तो मेन लेक्चर देखिए। Where stipulation to contract of the sale condition or warranty depend in each case on the construction of the contract. नीचे in the given case as the vehicle is unfit for the purpose of driving, ये लिखा है for the purpose of touring, it does not fulfill or defeats the purpose of the contract, then Ram is entitled to reject the car and have refund of the price. राम का रिजेक्ट भी कर सकता है और प्राइस रिफंड भी ले सकता है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। नीचे दूसरा केस स्टडी, referring to provision of sale of goods act, state the circumstances under which the goods are delivered to the buyer on approval or sale or return basis or similar terms the property therein passes to buyer or not. Mr. Preeti owed a motor car which she handed over to Mr. Joshi on sale or return basis. After a week Mr. Joshi pledged the motor car to Mr. Ganesh. प्रीति ने मोटर कार दी गणेश जोशी को, तो बोले आपको चाहिए तो रखना है तो वापस दे देना। जोशी बहुत बारी निकले, जोशी ने उसको दे दी मिस्टर गणेश को, ठीक है, प्लीज कर दिया, उसके ऊपर लोन भी ले लिया। मिस प्रीति नाउ क्लेम्स बैक द मोटर कार फ्रॉम मिस गणेश। विल शी सक्सीड? शी विल नॉट सक्सीड, क्योंकि मिस्टर गणेश ने ऑलरेडी मोटर कार यूज कर ली, तो सेल कंप्लीट हो चुका है। अगर सेल और रिटर्न बेसिस पे आपके पास जो भी गुड्स आते हैं, प्रोविजन ये कहता है सेल और रिटर्न बेसिस पे आपके पास जो भी गुड्स आते हैं, अगर वो गुड्स आप यूटिलाइज कर लेते हो, प्लेज कर लेते हो या पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लेते हो, तो ऐसे केस में सेल इफेक्टिव हो जाता है। तो मिस प्रीति यहां पे मोटर कार वापस नहीं ले सकती। क्लियर है आंसर? क्योंकि सेल हो चुका है, यूसेज ऑफ गुड्स लीड्स टू कंप्लीशन। सो देन देयर इन पासेस। देखो क्या बोला है, जब गुड्स आप सेल और रिटर्न बेसिस पे ट्रांसफर करते हो तो टाइटल बायर को पास होता है व्हेन बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल। बायर ने एक तो अप्रूवल दिया, ही डज नॉट सिग्निफाई अप्रूवल बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। उसने गुड्स रिटेन कर लिए और ही डज समथिंग विद द गुड्स विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। इन्होंने प्लीज कर दिया, देखो लिखा है प्लेजेस, मतलब यहां पे गुड्स एक्सेप्ट हो गए। सो मिस्टर जोशी ने ये कर लिया। नाउ इन दिस सिचुएशन मिस प्रीति कैन नॉट क्लेम बैक द मोटर कार।
क्योंकि उन्होंने उसको ऐसी कोई एक्टिविटी की है जैसे उन्होंने गुड्स क्लेम कर लिए। अगले केस के ऊपर जाते हैं। बाकी सब डायरेक्ट सवाल है, आप उसको पढ़ सकते हो। ओके, पेज नंबर 2.8 पे अगला केस है, आ जाइए। जे द ओनर ऑफ द फिएट कार वांट टू सेल हिज कार। फॉर दिस पर्पज ही हैंडेड ओवर द कार टू पी, अ मर्केंटाइल एजेंट, फॉर सेल एट द प्राइस नॉट लेस देन 50,000. The agent sells the car for 40,000 to A, who buys the car in the good faith and without notice of the fraud. P misappropriated the money. Also, J sues A for recover the car. Decides giving reason whether J would succeed. J owns a Fiat car and sell his car. For the purpose hand over the car to P. Purpose hand over a car to P. कार वो सिर्फ P को देता है एज अ मर्केंटाइल एजेंट फॉर द सेल ऑफ प्राइस नॉट लेस देन 50,000. 50,000 से नीचे मत बेचना, बट P होशियार निकला, उसने 40,000 में ही कार बेच दी। तो ऐसे केसेस में A को स्यू करता है J कि मेरे को कार चाहिए। सवाल उठता है क्या A से J कार रिकवर कर पाएगा? तो बोला है देखो, हेंस J इन दिस केस कैनॉट रिकवर अ कार बिकॉज A ने जो कार परचेज की है वो गुड फेथ में और गुड टाइटल में परचेज की है। तो सर J किससे रिकवर करेगा? J कैन रिकवर फ्रॉम मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट से J रिकवर कर सकता है, जो हमेशा पॉसिबल है। आंसर एक बार पढ़ना, फटाफट पॉज करके पढ़ लीजिए चाहिए तो। चलो डन। नेक्स्ट अगला केस। मिस्टर सैम्यूअल एग्रीड टू परचेस 100 bales of cotton from Mr. Varun out of his large stock and sent his men to take a delivery of the goods. They could pack only 60 bales. Later on, there was an accident fire and the entire stock was destroyed, including 60 bales that were already packed. Referring to the provisions of the Sale of Goods Act 1930, explain as to who will bear the loss and to what extent. कौन लॉस बेयर करेगा और कब तक बेयर करेगा, ये पूछा गया है। क्लियर है? Samuel agreed to purchase 100 bales of cotton from Varun. They could pack only 60 bales. Later on there was an accident by fire. 60 ही बेल पैक किए थे, मतलब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आए थे। तो जो 60 बेल पैक हुए उसकी लाइबिलिटी सैम्यूअल की हो जाएगी, क्योंकि सैम्यूअल परचेस करना चाहता है और गुड्स असर्टेंड हो गए। गुड्स जब असर्टेंड हो जाते हैं, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाते हैं, तो लाइबिलिटी बायर की होती है। तो सैम्यूअल 60 के लाइबल होगा, पर जो 40 वो नहीं कर पाए, वो असर्टेंड नहीं हुए, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी लाइबिलिटी वरुण बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा? वरुण। तो नीचे आंसर देखो, देखो यही बोला है, द लॉस अराइजिंग ड्यू टू फायर ऑफ 60 बेल विल बी बोर्न बाय सैम्यूअल, एज रिगार्ड्स 40 बेल द लॉस विल बी बोर्न बाय वरुण। अब आंसर पढ़ सकते हो, ठीक है। और कुछ पूछा है क्या? रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ एक्सप्लेन एज टू हु विल बेयर द लॉस टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ये बेयर करेगा। हाँ, अगर बेल सिलेक्ट नहीं किए जाते तो पूरा 100 बेल्स का लॉस वरुण ही कंप्लीटली बेयर करता, अगर सिलेक्ट नहीं होते हैं तो असर्टेन गुड्स के लिए कुछ चीज जरूरी है। देखो ऊपर लिखा हुआ होगा ऑलरेडी, मैं उसको भी मार्क करके दे दूं कि आपने पॉइंट में क्या लिखना है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, गुड रिमेन्स एट द सेलर्स रिस्क, ठीक है। उसके बाद में फर्दर ट्रांसफर्ड अनलेस एंड अंटिल गुड्स आर असर्टन, गुड्स असर्टन होना जरूरी है, ठीक है। और आपने कम्युनिकेशन कर देना चाहिए बायर को कि गुड्स असर्टन हो चुके हैं। असेंट इज एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ठीक है। हो गया सबका? पॉज करके चाहिए तो पढ़ लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला, मिस्टर डी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर ई
for 5 lakh on 15 days credit. Mr. D delivered the goods on due date. Mr. E refused to pay it. Set the position and right of the D as to sale of goods. Simple है. D sold some goods to E for 5 lakh on 15th day credit. Mr. D delivered the goods on due date. Mr. E refused to pay. तो आप compensation claim कर सकते हो. कितने डैमेजेस? ये डैमेजेस वाला सवाल है. सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट. डैमेजेस में भी डोमिनल डैमेजेस, विंडिकेट डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये सब आप क्लेम कर सकते हो. तो पढ़ लेना. अगला सवाल भी डायरेक्ट सवाल है, अगला सवाल भी डायरेक्ट सवाल है, फिर शायद डायरेक्ट सवाल ही आ रहे हैं. हाँ, पेज नंबर 2.12 पे केस स्टडी है, उसको देख लेते हैं. Mr. Amit was shopping in self-service supermarket. He picked up a bottle of cold drink from a shelf. While he was examining a bottle, it exploded in his hand and injured him. Cold drink का bottle भी explode होता है, बचाओ जिंदगी में. He filed a suit for damages against the owner of the market on the ground of breach of condition. Decide under the Sale of Goods Act. क्या? The Sale of Goods Act. Whether Amit would succeed in the claim. अब अगर ऐसी कोई बॉटल है जो एक्सप्लोड होने वाली है, उसमें रिस्क है, तो इसका मार्किंग करना चाहिए वो शेल्फ के ऊपर और बॉटल के ऊपर कि इट इज एक्सप्लोडेबल, और इसमें कोई मार्किंग नहीं था. इस सिचुएशन में अमित सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि वो बॉटल एक्सप्लोड हुई और ऐसे सिचुएशन में आपने उसका रिस्क मेंशन नहीं किया था. सो मिस्टर अमित कैन क्लेम डैमेजेस. देखते हैं. एक्सप्लोड इंजर्ड द बायर, अमित वुड सक्सीड इन द क्लेम. देखिए, ठीक है. सो आपने हमेशा रिस्क, मैंने बोला था ना, डीओ का एग्जांपल दिया था. डिओड्रेंट के ऊपर इन्फ्लेमेबल खोपड़ी वाला साइन होता है, पॉइजनस सब्सटेंस के ऊपर प्रॉब्लम साइन होता है खोपड़ी वाला कि मर जाओगे खाया पिया तो. कॉस्मेटिक्स के ऊपर होता है कि यूज फॉर ओनली एक्सटर्नल कंजम्पशन. नॉर्मली लिखा होता है कूल ड्राई प्लेस में स्टोरेज करके रखो. ऐसी चीजों को ही मर्केंटेबल क्वालिटी बोला जाता है. गो फॉर इट फास्ट. अगला केस. फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर द एम्प्लॉइज, मिस्टर यादव ब्रॉट अ डार्क ब्लू कलर्ड क्लोथ फ्रॉम विवेक but did not disclose the seller the purpose for the said. When uniform were prepared and used by employee, the cloth was found unfit. However, there was evidence that the cloth was fit for caps, boots, carriage, linings. Advise Mr. Yadav whether he is entitled to have a remedy on the sale. अगर आपने पर्पस मेंशन नहीं किया है तो ऐसे सिचुएशन में इंप्लॉयड कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर द पर्पस डज नॉट अप्लाई, हेंस द बायर विल नॉट सक्सीड. अगर आपने मेंशन किया रहता कि मुझे यूनिफॉर्म के लिए चाहिए, फिर ये अनफिट निकलता तो बात अलग है. क्लियर है? ये चीज को याद रखना. ये है सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला एरिया. पढ़ लेना एक बार पॉज करके. मैं अगले केस के ऊपर बढ़ रहा हूं. 2.13 पे. क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू अ टाइप ऑफ गुड्स. 2.13 पे. अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन गोडाउन. ही एग्रीज टू सेल 50 बेल्स एंड दीज बेल्स वर सिलेक्टेड एंड सेट असाइड. ए एग्रीज टू सेल बी. टाइप ऑफ गुड्स, दोज आर असर्टेन गुड्स. ये तो असर्टेन हो गए, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका. ए एग्रीज टू सेल बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन हिज शॉप. जब तक असर्टेंड नहीं होता तो अनअसर्टेंड रहेंगे. जब तक वो पैकेट निकाल के नहीं रखता तब तक अनअसर्टेंड रहेंगे. टी एग्रीज टू सेल एस ऑल द ऑरेंजेस विच विल बी प्रोड्यूस्ड इन हिज गार्डन दिस ईयर. तो जितने प्रोड्यूस हो चुके हैं वो असर्टेंड है. जब तक वो, अगर वो पैक नहीं किए, झाड़ पे ही है, तो असर्टेंड नहीं है. क्लियर आंसर. फिर उसे फ्यूचर गुड्स बोला जाता है. थर्ड वालों को फ्यूचर गुड्स. सो पहला है असर्टन गुड्स, दूसरा है अनअसर्टन गुड्स, तीसरा है फ्यूचर गुड्स. ये चीज को याद रखना. आगे. सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन फॉर 75,000. आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन सोहन पेड 25,000 and took a possession of the car and promised to pay remaining amount within a month. Later on, Sohan refused to give the remaining amount on a ground that car was not good condition. Was not in good condition. यहां पे कैविएट एम्प्टोर लग जाएगा. But let the buyer be aware. यहां कार चेक करके लिया था. देखो, आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन उसने पैसा दिया है. दैट मीन्स उसको पूरे 75 देना जरूरी है. सो नीचे दिस प्रॉब्लम provision, hence Suraj will succeed against the Sohan for recovery of the remaining amount. As a party, Suraj entitled to interest on the same and interest during the pendency of the suit. तो यहां पे रिकवर कर सकते हैं पूरे 75,000 क्योंकि सेटिस्फेक्शन के बाद कार परचेस किया है. एक बार चेक कर लीजिए, रीड कर लीजिए आंसर. ये जे वाला क्वेश्चन हो चुका है. ये होमवर्क पॉज करके रीड कर लीजिए. मैं आगे बढ़ रहा हूं. जे वाला क्वेश्चन हो चुका है. ये होमवर्क जो है पेज नंबर 2.14 पे रीड कीजिए.
चलो डन। नेक्स्ट पेज नंबर 2.14 पे ही, मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच फॉर सर्टन प्राइस बाय इश्यू ऑफ इनवॉइस बट द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डे. द गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन. गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन. असर्टन हो गया बेटा. Mr. G, the goods were inspected by H agent and found to be in order. Later on, dues of the goods were settled in cash. Goods के dues cash में settle हुए. Just after receiving cash, Mr. G asked H that goods should be taken away from the godown. मतलब intimation भी दे दिया कि goods लेके जाओ भैया. After one day, since Mr. H did not take a delivery of goods, Mr. J kept the goods out of the godown in an open, ठीक है, space. Due to rain, some goods were damaged. Referring to provision, analyze about situation and decide who will held be responsible. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा मिस्टर एच, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी डिलीवरी लेना और उसने डिलीवरी नहीं ली है. रीड कर लो एक बार, देखो. अगला केस, ठीक है, आप चाहिए तो पॉज करके रीड कर सकते हो. मिस्टर डी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर ई फॉर 5 लाख ऑन 15 days क्रेडिट. मिस्टर डी डिलीवर्ड द गुड्स ऑन ड्यू डेट. मिस्टर ई रिफ्यूज टू पे इट. सेम सवाल ऊपर हो गया था, होमवर्क. आगे ये भी डायरेक्ट सवाल है, पढ़ लेना. ओके, पेज नंबर 2.17 पे, Messrs. Woodworth Associates, a firm dealing with the wholesale. Okay. Dealing with the wholesale and retail buying and selling of the various kinds of wooden logs, customized as per requirement of customer. They dealt with the rose wood, mango wood, teak wood, Burma wood. Mr. Das customer came to shop and asked wooden logs measuring 4 inches broad and 8 feet long as required for carpentry. Mr. Das specifically mentioned that required the wooden which would be best suited for the purpose of making wooden doors and windows frame. The shop owner agreed to arrange the wooden piece cut into as per the buyer's requirement. The carpenter visited Das' house next day and he found that the seller had supplied mango tree wood which would be most unsuitable for the purpose. The carpenter asked Mr. Das to return the wood logs and it would not meet the requirement. मतलब उन्होंने वुड लॉग्स मंगवाए थे जो डोर और विंडोज बनाने के लिए चाहिए. कारपेंटर ने जब देखा तो भैया ऐसे वुडन लॉग्स दिए थे वुड्सवर्थ ने कि जो विंडो और डोर के लिए बने ही नहीं थे. The shop owner refuses to return the wooden log on a plea that logs were cut to a specific requirement of Mr. Das and hence could not be sold. देखो उसके दो रिक्वायरमेंट है, एक तो मेजरमेंट, दूसरा क्वालिटी. तो यहाँ दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं किया. उसने बोला था कि 4 इंच बाय 8 फीट का चाहिए और साथ में मुझे विंडोज और डोर के लिए चाहिए. तो 4 इंच बाय 8 फीट का तो कट हो गया पर विंडोज और डोर की रिक्वायरमेंट तो कंप्लाई नहीं हुई. तो ऐसे सिचुएशन में कैविएट एम्प्टॉर भी नहीं लगेगा, ना ही कैविएट एम्प्टॉर लगेगा और जो गुड्स है वो रिटर्न लेने पड़ेंगे और मिस्टर दास को कंपेंसेशन मिलना चाहिए. आंसर पढ़ लो एक बार. देखो मिस्टर दास इज एंटाइटल्ड टू गेट हिज मनी बैक. लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है. ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार. गो फॉर इट फास्ट. हो गया सबका. अगले चैप्टर की केस स्टडी जो हम देखने वाले हैं अभी वो है पार्टनरशिप एक्ट के केस स्टडीज. सो सब जन आ जाइए. ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स कंप्लीट किया होना चाहिए इसके लिए. सो आ जाइए. मिस्टर राम एंड कंपनी फर्म कंसिस्ट ऑफ 3, पेज नंबर 3.1 के ऊपर रहेगा ये.
हाँ, consist of three partner ABC having 1/3 of shares each in the firm. According to A and B, the activities of C are not in the interest of partnership and thus want to expel C from the firm. Advise A and B whether they can do so. Expel करेंगे पार्टनरशिप में से तो पार्टनरशिप बेटा डिसॉल्व करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व करना पड़ेगा तो पार्टनरशिप टूट जाएगी, नई पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी. देखिए आंसर, देखो, the essential condition for expulsion are the power of expulsion must exist in a contract between the partners. The power has been exercised by majority of the partners. It has been exercised in a good faith. Expulsion must be in the interest of the partnership. Expel served notice, notice देना चाहिए. Has been given an opportunity of being heard. ये सब अगर आप कंप्लाई करते हो तो एक्सपेल कर सकते हो, नहीं करते हो तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा और आप एक्सपेल नहीं कर पाओगे. क्लियर है? नीचे अगला डायरेक्ट सवाल है, पढ़ लेना बच्चों. उसके अगला भी डायरेक्ट सवाल है, पढ़ लेना. उसके नेक्स्ट वाला भी, उसके नेक्स्ट भी. हाँ, आज ये पेज नंबर 3.4 पे वहां केस स्टडी है. ये सभी डायरेक्ट सवाल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपकी बार बार रिपीटेशन होकर प्रैक्टिस हो तो खुद करते रहना साइड बाय साइड. ए एंड कंपनीज रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इन 2015 with ABC as a partner. In 2016, A dies. In 2017, B and C sues X in the name or on behalf of A and company. ठीक है? Without fresh registration, decide whether suit is maintainable. देखो, ABC जो फर्म था, A and कंपनी जो फर्म था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था X का, जिसमें 3 पार्टनर्स थे, A, B, C, जिसमें से A मर गया और B और C ने X के ऊपर केस कर दिया कोई परफॉर्मेंस के लिए. सवाल है कि क्या A एंड कंपनी अभी केस कर सकता है जब उसमें से एक पार्टनर ऑलरेडी मर चुका है, या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए? ठीक है, तो यहां पे आंसर पढ़ना एक बार. Decide whether suit maintainable. Whether your answer be same in 2017, B and C had taken a new partner D to file a suit against fresh registration. So यहाँ पे in the view of provision, the suit in case of B and C against A on behalf of A and company is maintainable. पहली बात तो BC taken a new partner D to file a suit against X which is a fresh one. ठीक है, उसके बाद बोला है वेयर अ न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस द फैक्ट इज टू बी नोटिफाइड टू रजिस्ट्रार हु शॉल मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द नोटिस. अगर आपने रजिस्ट्रार को फाइल किया है तो ये सूट मेंटेन हो सकता है. देयरफॉर फर्म कैनॉट सू एज डीज न्यू पार्टनर नेम हैज नॉट बीन एंटाइटल्ड टू रजिस्टर्ड इन द फर्म. मतलब आपने नाम रजिस्टर नहीं किया है इसलिए आप ये केस फाइल कर नहीं सकते. क्लियर है कंसेप्ट? नीचे ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म कॉल्ड ABC फर्म. A, with the intention of deceiving D, a supplier of office stationery, by certain stationery on behalf of ABC firm. The stationery is of use in the ordinary course of the firm's business. A does not give a stationery to the firm, instead bring it to his own house. The supplier D, who is unaware of the private use of the stationery by A, claims the price from the firm. Firm refuses to pay the price on a ground that stationery was never received by it. Referring to provision of Partnership Act, decide whether firm's contention shall be tenable. What would be our answer? Stationery purchased by A was delivered to the firm by him and rest of the stationery was used by him in private use. So क्या होगा अगर स्टेशनरी लाई और प्राइवेट पर्पज के लिए यूज की तो क्या होगा? देखो आंसर में द फर्म्स कंटेंशन इज नॉट टेनेबल, क्योंकि पार्टनर लेके आया है तो फर्म लायबल रहेगा. द फर्म देयरफॉर इज लायबल फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स. ये बहुत जरूरी है. सेकंड केस आंसर वुड बी द सेम, क्योंकि फर्म ने तो अभी स्टेशनरी यूज किया है. इन बोथ द केसेस ABC कैन टेक एक्शन अगेंस्ट ए. आप आपके पार्टनर से रिकवर कर सकते हो, बात अलग है. क्लियर है? पार्टनर से कभी भी स्टेशनरी रिकवर करना अलाउड है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, अगला डायरेक्ट सवाल है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप्स का, आप सॉल्व कर सकते हो, देखना. अगले इसके ऊपर जाते हैं 1 मिनट के बाद.
चलो नेक्स्ट. X, Y and Z are partners in the partnership firm. They are carrying their business successfully for past several years. Spouse of X and Y fought in the ladies club on their personal issue and ex-wife was hurt badly. X got angry of the incident and convinced Z to expel Y from their partnership firm. औरतों के झगड़ों की वजह से मर्दों में दरार पड़ गई. क्या बात है. Y was expelled from partnership without any notice from X. सेम एक्सपल्शन वाला, ऊपर जो हमने एक्सपल्शन पढ़ा था ना, सेम होमवर्क पढ़ लेना एक बार. वही कंडीशन है. नोटिस देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए, नल और वॉइड हो जाएगा अदरवाइज. नीचे डायरेक्ट सवाल है अगला वाला, उसके बाद वाला भी डायरेक्ट सवाल है. फिर आ जाइए केस स्टडी. हाँ, पेज नंबर 3.10 पे केस स्टडी है, आ जाइए. कैन X and Y be regarded as partners in the following cases? X and Y who jointly own the house let it out on rent of rupees 10,000 per annum and share the rental income equally. XY jointly own a house, converted a house into hotel. After investing 1 lakh each, X manages the hotel and meets all the expenses and retain half of the gross earnings and hands over the half to Y. पहला, जॉइंटली हाउस ले लिया इन जॉइंट नेम में एंड शेयर रेंटल इनकम, इसे जॉइंट ओनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप नहीं. X and Y jointly own a house, convert the house into hotel after investing 1 lakh and manages the hotel and meet the expenses. ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप है. डिसाइड करना है क्या पार्टनरशिप है क्या नहीं है. X, Y who jointly own a house converted the house into a hotel after investing 1 lakh. It was agreed X would manage the hotel on his own and on behalf of Y and the net earning would be divided equally. ये भी पार्टनरशिप है. X, a publisher, agrees to publish his own expenses, a book written by Y and pay Y on behalf of net profits. ये रॉयल्टी एग्रीमेंट है, इसे रॉयल्टी एग्रीमेंट कहते हैं, पार्टनरशिप नहीं. X admits Y as a partner. Y does not bring any capital. He is not liable to any loss is or received 1,000 per month as a salary in lieu of profit and have all the powers of the partners. इसे हम एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, पार्टनरशिप मुश्किल से. ई वाले का जरा आंसर देखना. और मैंने बोला है कि एक ही सवाल में इतने सारे क्वेश्चन है तो इसको पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना, फॉर्मेट में नहीं. कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ऑलरेडी बोला था, इसको याद रखना. नीचे देखो इन्होंने कैसे पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है, हमने उसे इसी तरीके से लिखना. X and Y are partners, Y is partner and also Y, हाँ Y यहां पार्टनर माना जाएगा. Bringing capital or bearing a loss are not essential element. One should act for all and he should be liable, ऐसा लिखा होना चाहिए. ठीक है. Next 3.11. X, Y, Z are partners in unregistered firm. Is suit maintainable in the following case? X file a suit against the firm for the recovery of his share of profit. X सूट फाइल करता है फर्म के ऊपर फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉफिट शेयर, क्या है, मेंटेनेबल है? तो X कभी भी ये सूट फाइल नहीं कर सकता. X फाइल सूट अगेंस्ट Y who had stolen a property of the firm, ये कर सकता है सूट. The firm filed a suit against W, a customer, for recovery of the amount due from W, ये भी हो सकता है. The firm filed a suit against W, a customer, for the recovery of the amount from W, and immediately after filing a suit, the firm got itself registered. पहले तो अनरजिस्टर्ड फर्म सूट फाइल कर सकता है क्या? Normally नहीं. As per provision of Indian Partnership Act, partnership firm is unregistered. There will no suit in the civil code by the firm or other co-partners against third party. तो C पॉइंट में आप सूट फाइल नहीं कर सकते बिकॉज आप अनरजिस्टर्ड हो. D पॉइंट में आप सूट फाइल करने के बाद रजिस्टर होते हो. So no suit can be filed by co-partners third party, but here the firm is restricting a third party from misusing a patent right, which is criminal offense. Next, the firm filed a suit to restrain third party from misusing patent, allowed है.
W filed a suit against the firm for recovery of 10,000 due from firm. W was owed rupees 6,000 to firm. The firm claimed set off of 6,000. W ने केस फाइल किया, तो ऐसे सिचुएशन में firm cannot set off a claim of 6,000 because it is more than 100 rupees. नॉर्मली 100 रुपीज तक के ही सेट ऑफ कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं. फिर अगला है G. X filed a suit for dissolution of the firm. As per provision of Partnership Act, even if firm is registered, X suit for dissolution of firm is valid. जरूर होगा. X filed a suit on account of dissolved firm. As per the provision of Partnership Act, dissolved firm के ऊपर अगर आप केस फाइल करते हो, here is X suit is valid because he has sued the dissolved firm for his accounts. अकाउंट्स के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके डिटेल मांग सकते हो. एक्स फाइल्ड अ सूट फॉर क्लेमिंग शेयर ऑफ द असेट ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म. बिल्कुल ये भी सूट वैलिड हो सकता है, क्योंकि फर्म डिसॉल्व होने के बाद आपको शेयर ऑफ असेट मिलना ही चाहिए. क्लियर है कंसेप्ट. नीचे एक्स एंड वाई इन पार्टनरशिप. एक्स वॉज अपॉइंटेड टू बाय द गुड्स फॉर द फर्म. इज एक्स अकाउंटेबल टू फर्म फॉर प्रॉफिट ही मेक्स इन द फॉलोइंग केसेस. क्या एक्स अकाउंटेबल है फॉर द प्रॉफिट ही मेक इन द फॉलोइंग केसेस. X, without the knowledge of Y, supplied his own goods to the firm at a market price and made a huge gain. X, without the knowledge of Y, obtained for his own sole benefit a lease of the building in which the partnership business is carried on. X, without knowledge of Y, received a commission from Z. X supplied goods to the firm. It is found that X is engaged with Z for supplying of the goods to the customer. तो यहां सिंपली बोला गया है, जो भी एक्स करेगा उसके लिए वाई जिम्मेदार है, और अगर एक्स को पार्टनरशिप के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट होता है तो फिर वो बेनिफिट फर्म ने लेना चाहिए. ये एक रूल है. तो मैं चाहूंगा इसको स्टार मार्क करके रखना. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है. इसका एक बार आंसर पढ़ लीजिए मन में. गो फॉर इट फास्ट.
चलो डन। ओके, आ जाइए नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर हम जा रहे हैं। ठीक है, अगला केस है X paid Y and Z rupees 20 lakhs on entering into partnership for 10 years and a firm is dissolved at the end of 8 years. Said whether X is entitled to repayment of proportionate premium in each of the following alternative. If dissolution is by death of Y, if dissolution is due to X own misconduct, if dissolution in pursuance of agreement, no provision of return, dissolution is due to Y's misconduct, dissolution is due to insolvency of Y. सिंपल सी बात है, किसी का अगर मिसकंडक्ट है तो ऐसे केसेस में उसको कंपेंसेशन नॉर्मली नहीं दिया जाता। कोई इंसॉल्वेंसी है तो अगर डेट ड्यू है तो उसके प्रॉपर्टी में से एसेट रिकवर की जाती है और पे की जाती है। बाकी अगर बिना किसी गलती का डिसोल्यूशन है तो आर एंटाइटल्ड टू द शेयर इन अ प्रॉफिट एज वेल एज असेट्स ऑफ द कंपनी बट आफ्टर पेइंग डेट्स। डेट पेमेंट के बाद में जो बचेगा उसके लिए आप जरूर एलिजिबल होते हो, तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। पॉज करके पढ़ सकते हो पढ़ना, मैं अगले सिचुएशन में जा रहा हूं। A, B, C, D, E are partners in a firm. They decide to dissolve a firm on 1st January, but fail to give a public notice of its dissolution and continued a business for first firm even that date. C, a dormant partner retired on 4th Jan. D died on 5th January. E was declared insolvent on 10th January. क्या फर्म को क्या नजर लग गई क्या? इतने सारे, एक डाइड एक इंसॉल्वेंट, क्या चल रहा है? On 11th January, A borrowed in a firm's name rupees 20 lakh from R, who was ignorant of the dissolution. Discuss liability of partners of 20 lakhs. क्या लाइबिलिटी होगा? स्टार मार्क करना। क्वेश्चन बड़ा ही सीवियर है, आंसर देखना कितना खतरनाक है। A, B are liable for 20 lakh, but C, being a dormant partner, is not liable. D and E are not liable for the 20 lakh because C retires from the firm and dormant partner retirement does not make him liable for the acts done for dissolution. D dies, E was adjudicated insolvent, so D and E shall also not be liable. मतलब जो डॉर्मेंट है वो लाइबल नहीं होता एक्टिव पार्टनर्स के एक्ट के लिए, और जो इंसॉल्वेंट है और डेथ है वो तो वैसे ही नहीं पड़ गए तो वो लाइबल नहीं होंगे, तो सिर्फ ए और बी लाइबल होगा। आगे, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वॉइड और वैलिड। ठीक है, डायरेक्ट सवाल है, एक बार खुद सॉल्व करके देखना, फिर अगले भी डायरेक्ट सवाल है। डायरेक्ट सवाल, हाँ, पेज नंबर 3.15 पे सवाल है। A, B and C are partners in a firm. As per the terms of the partnership deed, A is entitled to 20% of the partnership property and profits. A retires from the firm and dies after 15 days. B and C continues the business of the firm without settling accounts. What are the rights of A's legal representative against the firm? केस कर सकते हैं, सीधा केस कर सकते हैं, पूरे अकाउंट्स और असेट्स ले सकते हैं और जितना डिले हुआ है उस सब के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं 6% पर एनम के हिसाब से। तो नीचे, बेस्ड ऑन द प्रीवियसली मेंशन प्रोविजन, ए शैल बी एंटाइटल्ड टू फॉलोइंग 20% शेयर इन द प्रॉफिट एज वेल एज असेट्स ऑफ द कंपनी, और जितना डिले हुआ है 6% इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्लियर है? नीचे, P, X, Y, Z are partners in registered firm A and company. X died and P retired. X and Z, Y and Z filed a suit against W in the name or on behalf of firm without notifying the registrar of the firm about the changes in the constitution of firm. Is this suit maintainable? देखना आंसर के अंदर स्ट्रेट अवे। द सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म जो रजिस्टर्ड फर्म है। अनरजिस्टर्ड फर्म के बिहाफ पे सूट नहीं होता और नया कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। क्लियर है? चलो तो एक बार रीड कर लो। ये सब चीजें क्लास हो गई है अपनी।
चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। Ram, Mohan and Gopal were partners in a firm. During the course of partnership, firm ordered Sunrise Limited to supply a machine to the firm. Sunrise Limited से firm ने machine मांगी. Before machine was delivered, Ram expired. Ram मर गया. The machine, however, was later delivered to the firm. Thereafter, remaining partner became insolvent, and the firm failed to pay the price of machine to Sunrise Limited. Whether Ram's private estate is liable for the price of the machine against whom the creditor can obtain a decree. तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो, और अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी उसमें से रिकवर कर सकते हो, ठीक है। पर अब क्या बोला है, राम्स एस्टेट इन दिस केस विल नॉट लायबल फॉर द प्राइस ऑफ द मशीनरी, क्योंकि मशीनरी ये बाद में डिलीवर हुई थी, जब राम था उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। द क्रिएटर इन दिस कैन ओनली personal decree against surviving partners and decree against the partnership asset in the hands of those partner. जितना पार्टनरशिप असेट है उसके लिए वो केस कर सकते हैं, सर्वाइविंग पार्टनर जो है उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, उनके पर्सनल असेट में से ले सकते हैं, ठीक है। However, surviving partner already insolvent, so no suit can lie against them. ये भी चीज को आपको याद रखना जरूरी है। नीचे अगला केस, ओके, पेज नंबर है 3.18 के ऊपर केस स्टडी। X and Y are the partners of partnership firm. X introduce a manager as his partner to Z. A remains silent. Z, a trader, believed A as a partner, supplied 100 TV sets to the firm on credit. After expiry's credit period, Z did not get an amount of TV sets sold from partnership. Z filed a suit against X and A for the recovery of price. Advise Z whether he can recover the amount from X and A. Yes, this is partnership by holding out. ठीक है। In the given case, along with X, manager A is also liable for price because becomes a partner by holding out. मैंने बोला था ना, holding out पार्टनरशिप में liable जरूर होते हैं। आंसर चाहिए तो पढ़ लो एक बार। थर्ड पार्टी को आपने होल्डिंग आउट बोला और पार्टनर ने उसके ऊपर वर्क किया, यू आर ऑलवेज लाइबल। चलो डन एवरीबॉडी। ओके, अगली चीज के ऊपर जाते हैं, अगले केस के ऊपर। नेक्स्ट केस, मास्टर एक्स वॉज इंट्रोड्यूस टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप with the consent of all partners. After attaining majority, more than 6 months elapsed and he failed to give public notice as to whether elected to become or not, or become partner in the firm. Later on, Mr. L supplied a material to Messrs. ABC and Company, filed a suit against Messrs. ABC and Company for recovery of the debts due. In the light of the Indian Partnership Act 1932, explain to what extent X will be liable if he failed to give a public notice after attaining majority. Can Mr. L recover his debt from X? सबसे पहले X ने मेजोरिटी होने के बाद में 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस देना चाहिए कि वो पार्टनर बनना चाहता है। जो टर्म्स है वो कंटिन्यू रहेंगे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको पब्लिक नोटिस स्पेसिफिकली देना है। देखो मेजोरिटी अटेन करने पे क्या क्या करना पड़ता है। At any time 6 months of his attaining majority or obtaining a knowledge, whichever is latter, person shall give a public notice
to elected to become a partner. And such a notice shall determine position in this regard. Fails to give a notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months. Automatic partner बन जाएगा 6 महीने बाद. If minor becomes a partner by his failure to give a public notice specified, his rights and liabilities are as follows. He become personally liable to third party. Third party को personally liable हो जाओगे for the act of the firm. For the all act of the firm, since he was admitted for the benefit of partnership, his share in a property and the profit of the firm remains same to which he was entitled as a minor. जैसे minor के उसके rights and liability मैंने जैसे बोला था वो जैसे के वैसे रहेंगे. आंसर पढ़ लीजिए एक बार. नेक्स्ट केस. Mr. A, Mr. B, Mr. C were partners in a partnership firm, Messrs. ABC and Company, which is engaged in the business of trading of a branded furniture. The name of the partnership was clearly written along with the firm name in front of the head office of the firm as well as letterhead of the firm. On 1st October 2018, Mr. C passed away. His name was either removed from the list of the partner as stated in front of head office nor from the letterhead of the firm. कोई उसका नाम हटाया नहीं गया. As per the terms of the partnership, the firm continued its operation with Mr. A and Mr. B as a partner. The accounts of the firm were settled and the amount due to the legal heir of Mr. C was also determined on 10th October 2018. But the same was not paid to the legal heirs of Mr. C on 16th October 2018. Mr. X supplied a furniture worth 20 lakh. ABC and Company and Messrs. ABC and Company could not repay the amount due to heavy losses. Mr. X want to recover the amount not only from Mrs. ABC and Company but also from legal heir of Mr. C. Analyze about situation in terms of the provision of Indian Partnership Act. स्टार मार्क करके रखना, बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा. अगर डेथ हो गया तो जो लीगल हेयर है उसको पार्टनरशिप के असेट्स में पूरा शेयर मिलेगा जो पार्टनर का था, साथ में प्रॉफिट में, और अगर ये सही समय पे नहीं दिया जाता तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो उसके हिसाब से आंसर ऐसा आना चाहिए. इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, मिस्टर एक्स क्रिएटर कैन हैव ओनली अ पर्सनल डिक्री अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर. सिर्फ पर्सनल डिक्री हो सकती है. एंड डिक्री अगेंस्ट द पार्टनरशिप असेट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर. A suit for goods sold deliver would not lie against the representative of deceased. Deceased partner के खिलाफ नहीं रहेगा क्योंकि वो है ही नहीं. Hence legal heir of C cannot be held liable towards X, क्योंकि वो तो प्रेजेंट ही नहीं था पार्टनरशिप में, तो क्यों लाइबल होगा. नेक्स्ट अगला केस स्टडी पेज नंबर 3.22 पे है. Messrs. XYZ and Associate, a partnership firm of XYZ as senior partners, were engaged in a business of carpet manufacturing and export to foreign countries. On 25th August 2016, they inducted Mr. G, an expert in the field of carpet manufacturing, as their partner. On 10th January 2018, Mr. G was blamed for unauthorized activities and thus expelled from partnership by United. Again expellation वाला सवाल, क्या आप उसको हकाल सकते हो? होमवर्क, ठीक है. एक्सपेलेशन की कंडीशन है should be, must be in the agreement, should be done by majority, done by good faith. पहला ही सवाल पार्टनरशिप का हमने यही सॉल्व किया था. नहीं किया तो बोनाफाइड इंटरेस्ट के लिए करना चाहिए, ऐसा नहीं हो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए, अदरवाइज एक्सपल्शन नॉल और वॉइड हो जाएगा. यहाँ पे पार्टनरशिप के केस स्टडी खत्म होते. मैंने सिर्फ केस स्टडीज ही ली है पूरे लेक्चर्स में. डायरेक्ट सवाल आपने पढ़ने चाहिए जो ऑलरेडी हमारे रेगुलर बैच के अंदर डिस्कस हुए हैं. यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप के होते हैं. आगे अगर समय मिलता है, फिलहाल कोई प्रॉमिस नहीं, मैंने आपको केस स्टडी का तरीका बोल दिया है, साथ में केस स्टडी के नोट्स दिए हैं. आगे अगर समय मिलता है ऑब्वियसली तो कंपनी और पार्टनरशिप के हम केस स्टडीज लेने की कोशिश, कंपनी और एलपी के केस स्टडीज लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बुक में दिए हैं, आप उसको रीड करना शुरू कर दीजिए. फिलहाल उसके लिए कोई प्रॉमिस नहीं है, बट श्योरली मैं इसके लिए ट्राई जरूर करूंगा. 2 लेक्चर्स मैंने बोले थे कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स के और पार्टनरशिप के, वो यहाँ पे कंप्लीट हुए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस दर्शन करे साइनिंग आउट.